अशोक पर मैं यादव तो जी, कहता हूं गारंटी लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो क्या आप अपना झूठ और प्रोपेगेंडा बंद करेंगे? बताइए। अच्छा क्या चलिए आप चलिए, सड़कों पर ये आग सवाल लगाना मैं बंद पूछता हूं करेंगे? अशोक यादव जी, आप ही से सवाल है, बताइए संवैधानिक तरीके से सब पास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए हिमांशु जी, बिल पास हुआ है, ये आपने संवैधानिक कहा तरीके से हुआ है संवैधानिक कि नहीं तरीके हुआ से, है? अलोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है। अच्छा, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तो नहीं है ना? पास हुआ है। अलोकतांत्रिक कैसे? लोकतांत्रिक क्या ही होता एक है? तरह से असंवैधानिक ही माना जाता है। अगर उसको व्याख्या करेंगे संविधान की, तो अगर अलोकतांत्रिक तरीके से कोई काम होता है तो उसको असंवैधानिक ही माना जाता है। अलोकतांत्रिक कैसे? हिमांशु जी पूछ लीजिए जरा, पूछ लीजिए, अलोकतांत्रिक कैसे? पूछ लीजिए। वही बता मैं कह रहा, देखिए जेपीसी का गठन हुआ, उसमें हमारे विपक्ष के सांसदों की कोई बात नहीं सुनी गई। क्या है? लोकतंत्र था, अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, अभी हमारे सिद्धार्थ भाई की बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये तो वो बिल है जो पूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया को पार करके आया। अशोक जी अन्याय ना करिए। मेरी बात हो जाए सिद्धार्थ जी, आप मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि जिस काम में अनुभव होता है ना जी, वही काम करना चाहिए। अरे इन लोगों का तो 4 पीढ़ियों का अनुभव है। हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, 4 जनरेशन है ये लोग। इनको अनुभव है 80-20 करने का। हिंदू महासभा भी 80-20 करती थी, भारत का बंटवारा करा के पाकिस्तान बना दी 80-20 करते करते। जनसंघ, आरएसएस, भाजपा, तो इनका अनुभव, इसमें एक्सपर्टाइज। मैं तो इनको इस पे सम्मान देना चाहता हूँ भाई। अनुभव इनके पास है 80-20 करने का। हिंदू मुसलमान और देश में बंटवारा, नफरत, अलगाववाद सब करने का अनुभव इनके पास है। तो इनके पास एक्सपर्टाइज है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ा हिमांशु भाई, इस बिल से जो समाज को नुकसान हो रहा है वो समाज, जी बिल्कुल, हाँ कानून से देखिए, हमारा चाहे मुसलमान समाज दर्द है बहुत, या इस बिल के विरोध में जो भी, सुन लीजिए हिमांशु जी, जो भी लोग इस बिल के विरोध में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर ला देंगे। कैसे ला देंगे? इस बटन के माध्यम से, वोट के माध्यम से सड़क पे लाएंगे। तो पहले तो ये देखिए ना कि जमीयत वाले मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं जाना चाहिए, गलत बात है। देखिए, सड़क पे जाना न जाना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंडिया गठबंधन का कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर भेजना है। हमारा ऑब्जेक्टिव भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर भेजना है। और भेजेंगे हम कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मतलब आपका तरीका लोकतांत्रिक है, उनका लोकतांत्रिक है ना? शुभरास्ता जी कुछ कहना चाह रही थी, सबकी बात में कंप्लीट कर देता हूं। फैज भाई बस तुरंत आ रहा हूं, है ना? हाँ देखिए हिमांशु जी, 10 सेकंड मेरी बात और रह गई थी, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए प्लीज। हाँ देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ा, अगर इस बिल से, इस कानून से अगर कोई पैदल हुआ है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पैदल हुए हैं। चाहे बिहार में नीतीश बाबू हैं, नायडू बाबू हैं, यहाँ जयंत बाबू हैं, सारे लोग 5 किलो राशन पे डिपेंड हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते। आप देख लीजिएगा, इनको 5 किलो सरकारी राशन पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं। शुभरास्ता जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जी शुभरास्ता जी। जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, जितना मुखर विरोध टेलीविजन कैमरे पर, सड़कों पर या भाषणों में हो रहा है, क्या उतना मुखर विरोध आपने देश की संसद के अंदर देखा? और अगर देखा तो हमने ये देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने किस किस तरीके के बयान दिए। ऐसे बयानों से तो उन देश के मुसलमानों को ही इमरान प्रतापगढ़ी को घेर करके पूछना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई कि आपने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया संसद के अंदर। देखिए, देश की पॉलिटिकल व्यवस्था जो है वो आज बिल्कुल पोलराइज हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें पोलराइजेशन 2 तरीके का है। ये सिर्फ हिंदुत्व बनाम माइनॉरिटी रिलीजन का पोलराइजेशन नहीं है, ये तर्क बनाम कुतर्क का भी पोलराइजेशन है। आप दीजिए ना मोहम्मद फैज खान के तर्कों को काट देना कोई प्रोग्रेसिव मुसलमान यहाँ पर। अरे 2 मिनट, आपके अपने समाज के अंदर जो विरोधाभास है उसको तो आप पहले टैकल कीजिए। ये बहुत आसान है कि आप भाजपा के अंदर कुछ अगर मुस्लिम नेता है या नेत्रियां हैं, मैं तो खुले तौर पे कह रही हूं, उनसे अगर दिक्कत है कुछ पुरुष नेताओं को, तो वो आकर के तर्कों के साथ बात करें ना। कहां कितने महिलाओं को स्पेस दे दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? बताइए ना, कितनी महिलाएं हैं संसद में? आप चीख करके कह रहे हैं शुभरास्ता जी, शुभरास्ता जी, सैयद जव्वाद कह रहे हैं कि मैं काटता हूं, मैं यहाँ पर तर्कों को अपनी बातों से, तर्कों से काटता हूं। प्लीज 10 सेकंड ले लीजिए, प्लीज 10 से 20 सेकंड लीजिए। आपसे नहीं सैयद जवाब जी, आप अपनी बात कहिएगा। मैं एक मिनट, आप अपनी बात कहिएगा सैयद भाई। आपके और मेरे विचारों में अगर हम लोग आमने सामने बैठते हैं तो कोई बहुत दूर का फर्क नहीं होता। दिक्कत मुझे आपसे नहीं है, दिक्कत उन सांसदों से है जो संसद में बात नहीं करके सड़कों पर लोगों को भड़का रहे हैं। दिक्कत उनसे। प्लीज सैयद जवाब जी। जी शुभरास्ता, देखिए देश के अंदर महिला सम्मान की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी हुई है, महिलाओं के बारे में गंदी बातें करी हुई हैं,
और जिनके किसकी ऊपर बात कर रहे हैं? ऐसे जया प्रदा के आरोप लगे हैं नॉमिनेशन के महिलाओं समाजवादी उनका पार्टी के बहुत नेताओं के बयान की बात कर रहे हैं क्या? Totally unfair। मैं अगर बोल रहा हूं तो 10 सेकंड सुन लीजिए। ऐसे लोगों को टिकट दे करके, अगर आप चाहे विधानसभा उत्तर प्रदेश का निकाल लीजिए और लोकसभा का निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे है। आप पता है टॉपिक को दूसरी जगह ले जाते हैं, भारतीय जनता आप मुद्दे को दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब आपने पहले मार्केट की बात की, फिर आपने ये बोला कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। मैं वक्फ की बात कर रहा हूं, मुद्दे पर रहिए ना प्लीज, मुद्दे पर रहिए। जो यहाँ पर तर्क स्टार्ट किए थे, तर्क यहाँ पर सबके सामने रखे थे मोहम्मद फैज खान ने, उनका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, मैं वक्त के ऊपर कह रहा हूं, मोहम्मद फैज खान साहब को मोदी जी की 2 किट एक्स्ट्रा मिली हैं और टोपी लगा के अच्छे भी दिखते हैं। तो अब उनके तर्क के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। अब ये पर्सनल आप जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं, अरे वो तो प्यारे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ। वक्त के लेकर के, जहां तक वक्त की बात है, वक्त का जो बिल आया है ना, वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि किसी से विचार विमर्श बगैर करे हुए लेकर के आया गया। अगर ऐसा होता तो आर्टिकल 26 का वायलेशन जिसमें हो रहा वो नहीं होता, 25 का नहीं होता, 16 का नहीं होता, 14 का नहीं होता। मोहम्मद फैज खान, सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद, ये बात बताइए मुझे आपसे जानना है, आपको कैसा महसूस होता है कि हर मंच पर आपको बीजेपी का मुसलमान कह दिया जाता है कि आपको सौगात मोदी की एक्स्ट्रा किट मिल गई होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की शाइस्ता अंबर जब ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा है, ये वक्फ कानून बहुत अच्छा है, तो उनको भी बीजेपी का मुसलमान कह दिया जाता है। देखिए, मुझे काफी देर से आवाज आ नहीं रही थी, अभी बिल्कुल क्लियर आवाज आई है। मैं बताऊं, फिर से सुन ले, हिंदी में और उर्दू में और अरबी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ये कहता है वो मुसलमान होता है। मुसलमान होने का किसी बीजेपी या कांग्रेस और MIM का होने से कोई लेना देना नहीं है। और वो मुसलमान वो होता है जो हक की बात करता है। यदि हम हक की बात करते हैं तो हमें RSS का या बीजेपी का होने का टैग लगाया जाता है, यानी कि बीजेपी और RSS हक की बात करती है। और आप लोग गरीब मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं, नाहक की बात करते हैं कि यानी कि वही यजीद की विचारधारा के ये लोग हैं। और इनके पास अब कोई तर्क नहीं रह गया, लॉजिक पे बात नहीं कर सकते। मैं बताऊं हिमांशु भाई, आर्टिकल 14 के तहत ये उचित है, 15 के तहत उचित है, 25 के तहत उचित है और 26 के तहत उचित है, क्योंकि धार्मिक मामलों का प्रबंध एक एक करके बोलिए, कैसे बताइए? नमाज पढ़ाना, मुतवल्ली, अरे सुनो ध्यान से, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं तुमसे। आप सुनिए, जवाब होगा। जाते हो यहाँ पर, भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है। सुनिए मेरी बात, भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा है और कुरान शरीफ भी कहता है कि अपनी जमीन से मोहब्बत करो। उम्मुल कुरा, मक्का शरीफ को मां कहा गया है कुरान शरीफ में, और हम भी भारत को इसलिए मां कहते हैं, अपनी जन्मभूमि को। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु ख कहता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जिन जिन तत्वों ने प्रेरित किया है उन सबका सम्मान करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम ने भी प्रेरित किया है, तो भारत माता की जय कहो। संविधान भी कहता है और कुरान भी कहता है। तुम लोगों को ज्ञान नहीं है संविधान और कुरान का। और अनुच्छेद 26 से कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बता रहा हूं धार्मिक, अरे 26 बता रहा हूं, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ना। तो मस्जिद में इमाम मुसलमान होगा, इमाम मुसलमान होगा, मौजन मुसलमान होगा, मुतवल्ली मुसलमान होगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करना है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन बिजली आ रही है तो ये धार्मिक मामलों से बाहर है। हाँ बताइए आप, ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ सैयद जवाब तुरंत, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, यही कह रहा हूं, अनुच्छेद 26 नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला। हाँ वहां थानेदार आएगा, हिंदू होगा, तो भी मैंने फैज भाई आपने बोल दिया, रुकिए एक मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ 1 मिनट रुकिए, फैज भाई रुकिए। हाँ 10 सेकंड हिमांशु। फैज खान ने आर्टिकल 26 को लेकर के सही बात बोली, मैं उनकी बात नहीं काट रहा, पढ़ लिख करके आया। मैं इसीलिए फैज की तारीफ करता हूं कि बहुत सी चीजें फैज को पता, पढ़ लिख कर। यही चीज अगर है सरकार को लेकर, तो राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर आपने किसी को भी, और मैं तो कह रहा हूं, चलिए मुसलमानों को नहीं लिया, आप दलितों को शुमार कर लेते जहां आप उनको हिंदू मानते हैं, नहीं शुमार करते आप। बताइए कितनी ट्रस्टों के अंदर दलितों को और ओबीसी को शुमार कर दलित पुजारी है, मुसलमानों को। सुन लीजिए, कामेश्वर चौपाल जी दलित समुदाय से हैं, दोनों पर होता है। कामेश्वर चौपाल जी दलित समुदाय से सदस्य हैं।
दो दलित पुजारी, अरे सुन लीजिएगा भाई, What I am trying to explain you have to listen to me for at least 10 seconds. अब तर्क का जवाब, अब आपके सवालों का जवाब जब मिला तो आप हिंदी से इंग्लिश पे आ गए। दो एससी पुजारी और एक ओबीसी पुजारी राम मंदिर में, सभी को अप्लाई होता है, सभी फिर आप टॉपिक चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका भी पकड़ के रखा है मोहम्मद फैज ने, उसका भी जवाब दे दिया है। देखिए, आप कहते हैं वो पढ़ के आते हैं, आपको अच्छा लगता है, पढ़े लिखे मुसलमान आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आपको विरोध करना है। आप जानते हैं सही है, लेकिन फिर भी विरोध करना है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फैज खान मेरा विरोध करते, मैं फैज खान का विरोध करते, यही डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी, आप चाहते हैं डेमोक्रेसी में विरोध ना हो, लेकिन मैं सम्मान पूर्वक फैज खान का विरोध करता हूँ। शिवराज जी, कुछ महसूस किया आपने? जी, मैं महसूस यही कर रही हूँ कि इस देश की सियासत बहुत जल्दी बदलने वाली है, और इस बार जो बदलाव होगा वो मार्जिन से होगा। जिस बात के का सपना और ख्वाब हमारे देश के कम्युनिस्ट लीडर्स देखा करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरा होगा। तो ये तो फंडामेंटली आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए कहाँ वक्त किस मोड़ करवट बदलता है, ये तो देखिए। जो लोग पढ़ लिख कर आते हैं, बिल्कुल तर्कों के साथ जवाब देते हैं, उनके तर्क अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अपनी भूमिका निभाने के लिए वहां पर बहस करना जरूर पड़ता है। लेकिन वो जानते हैं कि सामने वाला इंसान भी सही बोल रहा है। सिद्धार्थ यादव जी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि वो तो सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। अब ये बताइए आगे की रूपरेखा क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से? हिमांशु जी, पहले तो एक फैक्चुअल बात गलत कही गई आपके शो पे, मैं उसको करेक्ट कर दूं। जिस बात की तुलना सैयद जवाद कर रहे हैं कि वक्फ को राम मंदिर के ट्रस्ट से वो जोड़ना चाहते हैं, दोनों की तुलना गलत है। अगर आपको वक्फ से करना है तो अगर मुसलमानों को धार्मिक मामलों में चैरिटी करनी है तो उसके लिए वक्फ का एक्ट है। अगर हिंदुओं को, जैनियों को, क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, किसी भी और धर्म को करनी है, उसको लेकर के भी देश में चैरिटी एक्ट और एंडोमेंट एक्ट है। आप आंध्र प्रदेश का उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र का उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का उठा के देख लीजिए, देश के सभी चैरिटी और एंडोमेंट एक्ट उठा के देख लीजिए, वो धर्म स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी धर्म के चैरिटी एक्ट में, एंडोमेंट एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि उसमें उसी धर्म का सीईओ रहेगा। तो आप ये तुलना मत करिए। आप जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके कौन नमाज पढ़ेगा, कितनी बार नमाज पढ़ी जाएगी, वहां कितने लोग शामिल होंगे, नमाज अदा करने का क्या तरीका होगा, ये वक्त नहीं बताता है, और इसीलिए वक्त धार्मिक मामलों में नहीं है। पर टीवी पे बैठ करके सैयद जवाद जैसे लोग ये सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये जज हो चुके हैं आज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये बता देंगे आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो गया, 27 का हो गया, 28 का हो गया। 4 आर्टिकल याद कर ले। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं बड़ी शांति से सबको सुन रहा था। अब आप हिम्मत रखिए सुनने की। हिमांशु जी, आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। मैं दूसरी बार बोल रहा हूं और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। तो आप जैसे लोग जो टीवी के मंच को लेकर के अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठ जाते हैं और कहते हैं 26 का उल्लंघन हो गया, 27 का हो गया, 28 का हो गया, और कोई भी आपको काउंटर करते उसका जवाब आपके पास ना आए, मैं कहता हूं यह प्रपंच करना बंद करिए। यही आपकी देश सेवा होगी। चलिए ठीक है, बंद करिए। और ये बात मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये फिर बोल रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, वक्फ कानून के जो इसके